हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी ओलंपियाड। अभी बहुत काफ़ी दिन का गैप हो गया है क्योंकि यहाँ पर इंदौर में हमने ऑफलाइन ओपन मॉक करवाया था, तो उसी की तैयारियाँ थी, उसी का मैनेजमेंट चल रहा था पूरा। ठीक है, बहुत शानदार ओपन मॉक रहा। काफ़ी लोगों का बहुत बहुत सारे लोगों का यहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर टेस्ट देने आए ऑफलाइन इंदौर में। और मेरा बस यही पर्पस है और हमारी पूरी टीम का यही पर्पस है कि इंदौर में ऑफलाइन हमको बहुत अच्छा माहौल बनाना है यूपीएससी का। ठीक है, तो इंदौर में अगर आप लोग ये देख रहे हैं तो आसपास शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, इंदौर में एकदम दिल्ली जैसा माहौल हमको बनाना है, जिसमें बहुत शानदार प्रीलिम्स की तैयारी हो, बहुत शानदार मेंस की तैयारी हो, ऑप्शनल की तैयारी हो, टेस्ट चलें। ठीक है, मेंटरशिप रहे, ये पूरा एकदम इकोसिस्टम बनाना है इंदौर में। ठीक है, क्योंकि मैं खुद इंदौर से रहा हूँ और इंदौर में ये गैप है ना। इंदौर में यूपीएससी की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करवाते हैं और पैसा बहुत लग रहा है लोगों का। तो ये चीज़ समझते हुए ये यूपीएससी ओलंपियाड हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं हमारा 40 डेज में सिलेबस कंप्लीट करने की सीरीज। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अब हमारा आ गया है। सुप्रीम कोर्ट को हम समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, ये स्टार्ट होते हैं 124 से। ठीक है, आर्टिकल 124 से स्टार्ट होते हैं, ये पार्ट 5 में है। ठीक है ना, पार्ट 5 में ये अपनी इंडियन जुडिशरी है, इसमें आर्टिकल्स ये इंपॉर्टेंट वाले दिए हुए हैं, देख लेते हैं एक बार। आर्टिकल 124 में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है कि सुप्रीम कोर्ट बनेगा इंडिया में। ओके, 25 में सैलरीज बताई हैं। ठीक है, देन उसके बाद 129 में यहाँ पर ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या मतलब है कि इसकी जो भी जजमेंट्स रहेंगे, जो भी वर्डिक्ट्स रहेंगे, ये एज ए एविडेंस काम करेंगे, एज ए लॉ ये इम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है ना। देन यहाँ पर सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट 130 में है। ये कहाँ पर है सीट? ये दिल्ली में है। ठीक है ना, और ये चेंज भी कर सकते हैं। जो सीजे आई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो अपनी सीट को चेंज कर सकते हैं दिल्ली से। किसकी परमिशन से? प्रेसिडेंट के परमिशन से, प्रेसिडेंट से कंसल्ट करके। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट 136 में। इसमें क्या रहता है कि अगर ऐसी कोई भी अपील सुप्रीम कोर्ट ले सकता है जो वो ठीक है, जो किसी और तरीके से नहीं आ सकती है उसके पास। मतलब अगर नीचे से लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से कोई पर्सन अपील करना चाहता है ना, तो उसके अलग अलग तरीके हैं। एक सिविल अपील होती है, एक क्रिमिनल अपील होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अपील होती है। लेकिन कोई ऐसी अपील जो बहुत स्पेशल है, जो किसी कैटेगरी में नहीं आ पा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव के थ्रू सुन सकता है उस अपील को। ठीक है, ये बहुत रेयर पावर है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स को रिव्यू कर सकता है। आर्टिकल 137 में ये चीज़ है। 138 में इनलार्जमेंट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है उसको इनलार्ज कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। ठीक है ना, इसको कम नहीं कर सकते हैं, ये याद रखना है आपको। इसको इनलार्ज ही कर सकते हैं, मतलब बड़ा कर सकते हैं, है ना, जुरिडिक्शन को, लेकिन कम नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ओके, देन इसके बाद आर्टिकल 139 में सुप्रीम कोर्ट के पास रिट्स इशू करने की कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं। एक रिट्स अपन ने देखे आर्टिकल 32 में है। ठीक है ना, आर्टिकल 32 में 5 रिट्स हैं। ओके, तो वो अलग है। यहाँ पर कुछ नए रिट्स भी इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, और ये पावर उसको कौन देगा? ये पार्लियामेंट उसको देती है। ठीक है, देन उसके बाद आर्टिकल 141 है। इसमें यही है कि ये जो भी डिसीजंस रहेंगे, जो भी जजमेंट्स रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो सब पे बाइंडिंग रहेंगे सारे कोर्ट्स में। यहाँ पर एक आर्टिकल और मेंशन नहीं है, वो है आर्टिकल 142। ठीक है, दिख रहा है ये सबको? आर्टिकल 142 में कंप्लीट जस्टिस की बात है। कंप्लीट जस्टिस मतलब सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है अगर उसको कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करना है तो। ठीक है, वो किसी भी चीज़ से बाउंड नहीं है, किसी चीज़ से रुकेगा नहीं। ठीक है, जब तक कि वो कंप्लीट जस्टिस ना कर दे। वो ऐसी चीज़ें भी कर सकता है जो अभी तक डिफाइन नहीं है ना, या जो स्टेप्स उसको लेनी पड़े वो ले सकता है और कंप्लीट जस्टिस दे सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देन उसके बाद 143 में है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो अगर कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं जुडिशरी से, सुप्रीम कोर्ट से कोई भी एडवाइस लेना चाहते हैं, लीगल एडवाइस, तो फिर वो आर्टिकल 143 के अंदर उनके पास पावर है। ये प्रेसिडेंट डायरेक्ट एडवाइस नहीं लेते हैं, इनके बिहाफ पर कौन जाता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जाता है और वो एडवाइस लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इंडिया की जुडिशरी है जो, वो कहाँ से इंस्पायर्ड है? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो स्ट्रक्चर बनाया गया था इंडियन जुडिशरी का, वही हमने अडॉप्ट किया था। ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, फेडरल स्ट्रक्चर के साथ थोड़ा सा, है ना। और यहाँ पर जो जुडिशरी है, इंडियन जुडिशरी, वो दोनों लॉज को ही इंप्लीमेंट करती है, सेंट्रल लॉज को भी और स्टेट लॉज को भी। ये यूएसए में क्या रहता है? यूएसए में जो फेडरल कोर्ट है वो सिर्फ फेडरल लॉज देखता है, और जो स्टेट कोर्ट्स हैं वो स्टेट लॉज देखते हैं। ठीक है, आपस में ये इंटीग्रेटेड नहीं होते हैं यूएसए में, लेकिन इंडिया में ऐसा है। ओके, और ये हमने देखा आर्टिकल 124 से 147 तक पूरी जुडिशरी है पार्ट 5 में। ठीक है, आगे देखते हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए आप इंडियन जुडिशरी का, इस तरीके से है कुछ। ठीक है,
टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट्स आते हैं, हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है, या दो स्टेट को भी एक हाई कोर्ट मिल जाता है, ठीक है ना, दो स्टेट को भी मिल जाता है, या फिर दो स्टेट प्लस एक यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना, तो इनको मिला के भी एक हाई कोर्ट मिल जाता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक स्टेट का एक ही हाई कोर्ट हो, जैसे कि पंजाब और हरियाणा का कॉमन हाई कोर्ट है, ठीक है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, ओके, तो ये है। देन उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है। और जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरियाज मतलब सिटीज जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, ठीक है ना, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरियाज डिक्लेयर किए जाते हैं, वहाँ पर ये स्ट्रक्चर है। और नॉर्मली देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट में फिर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है और सेशन कोर्ट होता है। ये जो सेशन कोर्ट है ये कब जब बनता है, जब क्रिमिनल केस सुनता है, ठीक है। अगर कोर्ट है वो अगर सिविल केस सुन रहा है तो उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोला जाता है, लेकिन अगर वही कोर्ट क्रिमिनल केसेस देख रहा है तो फिर उसको सेशन कोर्ट बोला जाता है। और फिर इस तरीके से पूरा यहाँ पर हिरार्की है, ठीक है। आगे देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट का कैसा है। सुप्रीम कोर्ट में देखिए जो जजेस हैं अभी फिलहाल 34 है ना, मतलब 33 जजेस हैं प्लस 1 CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस तरीके से है। अगर इन नंबर्स को कम करना है या बढ़ाना है वो कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट, ठीक है, तो पार्लियामेंट डिसाइड करती है ये सारी चीज़ें, ओके। और यहाँ पर इनका जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे होता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, ये कैसे अपॉइंट होते हैं, एक तो CJI कैसे अपॉइंट होते हैं, और प्लस दूसरा हम देखें जो जजेस हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं, ठीक है। पहले हम जजेस का देख लेते हैं, फिर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का देखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इजी है, पहले जजेस का देख लेते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है, आफ्टर कंसल्टेशन विथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ कंसल्ट करके वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, ठीक है। समझ आई ये चीज़ यहाँ पर। अब यहाँ पर कन्वेंशन क्या है, ये CJI वाला देखिए, है ना, CJI वाला कन्वेंशन क्या है कि जो सीनियर मोस्ट जज रहेगा वो CJI बन जाएगा। जजेस कैसे अपॉइंट हो रहे हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, किससे कंसल्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ही कंसल्ट करके, और वहाँ पर जज अपॉइंट कर रहा है। और उन जजेस में से जो सीनियर मोस्ट जज है वो यहाँ पर CJI बन जाएगा, सीनियर मोस्ट जज, ठीक है ना, ये कन्वेंशन के थ्रू है, ओके। अब यहाँ पर कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं ये जज के अपॉइंटमेंट को लेकर, ठीक है, तो उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पर डिस्प्यूट में क्या था कि ये जो कंसल्टेशन वर्ड है ना, ये कंसल्टेशन का मतलब कंसल्ट करना ही है बस एक तरीके से, या कंकरेंस मतलब बाइंडिंग डिसीजन होगा, या फिर ऑप्शनल रहेगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन रहेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस एडवाइस देंगे वो उसको माने या ना माने, ये ऑप्शनल रहेगा या बाइंडिंग रहेगा। इससे रिलेटेड केस होते हैं, तो फर्स्ट जज केस होता है सबसे पहले, ठीक है, SP गुप्ता केस भी बोलते हैं इसको, तो ये होता है 1981 में, ठीक है, 1981 में होता है फर्स्ट जज केस। इसमें बोला जाता है कि जो कंसल्टेशन है इसका कॉन्करेंस मतलब नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगी एडवाइस जो सुप्रीम कोर्ट के जज देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला सिर्फ ये एक्सचेंज ऑफ व्यू है, मतलब बस कंसल्ट करेंगे। लेकिन जब सेकेंड जज केस होता है 1993 में, ठीक है ना, 1993 में होता है, तो ये बताया जाता है कि जो एडवाइस मिलेगी, है ना, जो प्रेसिडेंट को जो एडवाइस मिलेगी वो उस पर बाइंडिंग रहेगी। मतलब प्रेसिडेंट अपने मन से फिर किसी को अपॉइंट नहीं कर सकता है, जो उसको एडवाइस में बोले गए हैं जजेस उन्हीं को वो अपॉइंट कर पाएगा, ठीक है। तो ये बाइंडिंग वाली बात हो जाती है। और ये जो एडवाइस रहेगी ये प्लूरैलिटी ऑफ एडवाइस होनी चाहिए, प्लूरैलिटी होनी चाहिए इसमें। प्लूरैलिटी का मतलब क्या होता है कि ये एक जज अकेला कोई ऐसी एडवाइस नहीं देगा, ये एक CJI प्लस 2 अलग जज रहेंगे, ये 3 लोग मिलकर एडवाइस देंगे, ठीक है ना। तो ये 3 लोग जब एडवाइस देंगे तभी ये एडवाइस बाइंडिंग रहेगी, सिंगल जज की एडवाइस बाइंडिंग नहीं रहेगी, 3 लोगों की रहेगी, मतलब प्लूरैलिटी ऑफ जज एडवाइस रहेगी यहाँ पर, ओके। फिर होता है यहाँ पर थर्ड जज केस, ये 1998 में होता है, ठीक है ना। अब ये 1998 में होता है, इसमें सेम चीज़ को रिपीट करते हैं कि बाइंडिंग रहती है, बट यहाँ पर 3 लोगों से बढ़ाकर वो 5 लोग कर देते हैं कि 4 सीनियर मोस्ट जज और एक रहेगा CJI, ठीक है। तो यहाँ पर कलेजियम सिस्टम जो है, ठीक है ना, कलेजियम सिस्टम जो है उसकी शुरुआत होती है, इसमें एक रहेंगे CJI प्लस 4 अलग जज रहेंगे, मतलब टोटल 5 लोग रहेंगे ये। अब ये 5 लोग जो एडवाइस देंगे उसके बेसिस पर यहाँ पर जजेस की अपॉइंटमेंट होगी, और वो अपॉइंट कौन करता है, जज को प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बट यहाँ पर कलेजियम जो है उसकी एडवाइस बाइंडिंग होती है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो CJI है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, सीनियर मोस्ट जज जो होता है, सबसे जो सीनियर और सीनियोरिटी में जो पर्सन रहेगा वो CJI बन जाएगा। ये वाला प्रिंसिपल 2 बार वायलेट हुआ है, बट हमें उससे अभी मतलब नहीं है, यहाँ पर बस इतना याद रखना है कि हाँ सीनियर जो मोस्ट जज है वो ही CJI बनता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
क्या क्वालिफिकेशंस हैं, हर कोई जज बन जाएगा क्या? नहीं, यहाँ पर कुछ क्वालिफिकेशंस दी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ पर सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, पहली कंडीशन, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। दूसरी, 5 साल से ज़्यादा, 5 साल या 5 साल से ज़्यादा उसको हाई कोर्ट में वो जज रहा हो, वो पर्सन जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज बन रहा है, तो उसको पहले हाई कोर्ट में 5 साल जज बनने की एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 साल यहाँ पर एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन हो गई, अगर वो जज भी नहीं है 5 साल, तो वो 10 साल एडवोकेट रहा हो, वो पर्सन जो भी। ठीक है, तो यहाँ पर 10 साल एडवोकेट रहा हो, ये पर्सन भी सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर अगर ये तीनों कंडीशन भी नहीं है, ये तो जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर बट अगर ये वाली कंडीशन अकेले फॉलो भी कर लेते हैं, नहीं प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई पर्सन बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है, बहुत ही एक्सपर्ट है लॉ में, है ना, कोई मेंबर, कोई पर्सन, तो उसको वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर चीफ सिटीजन होना तो जरूरी है, लेकिन ये 3 कंडीशन ऑप्शनल में रहती हैं। ठीक है, या तो वो 5 साल जज रहे, या तो 10 साल एडवोकेट रहे, या फिर वो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट रहे प्रेसिडेंट के ओपिनियन में। ठीक है ना, ये इस तरीके से होता है। यहाँ पर कोई मिनिमम एज नहीं बताई गई है कि इतने एज रहेगी तभी, जैसे कि एमपी जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मिनिमम एज क्या है? लोकसभा के लिए 25 साल है और राज्यसभा के लिए 30 साल है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मिनिमम एज है, लेकिन यहाँ पर कोई मिनिमम एज नहीं है जजेस के लिए। अब जजेस को ओथ लेते हैं, ठीक है ना, ओथ मतलब शपथ लेंगे। यहाँ पर मैंने आपको ओथ और अफर्मेशन का डिफरेंस बताया था, अगर आपने पिछली क्लासेस देखी है तो आपको पता होगा। ठीक है, ये बताइए अगर कमेंट में किसी को पता है तो। ओथ और अफर्मेशन प्रेसिडेंट के सामने लेते हैं, ये जजेस जो होते हैं प्रेसिडेंट के सामने लेते हैं, और प्रेसिडेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट जिस पर्सन को अपॉइंट करेगा उसके सामने ये अपनी ओथ लेंगे। 4 इनकी ओथ है। ठीक है, सबसे पहले बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को इनको अपना फेथ रखना है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, क्योंकि सारा काम तो कॉन्स्टिट्यूशन पे ही कर रहे हैं, सारा काम इनका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पर इनको उस पर ट्रू फेथ रखना है और एलिजियंस रखना है। ठीक है, देन उसके बाद इंडिया की सोवर्निटी इंटीग्रिटी इनको मेंटेन करनी है। ठीक है, देन उसके बाद अपनी जो ड्यूटी है इनको वो अच्छे से पूरी फुल नॉलेज एबिलिटी फुल अच्छे से करनी है परफॉर्म। ठीक है, ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म करनी है। तो इस तरीके से समझो, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर ही इनकी जजमेंट्स होती हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इनका ट्रू फेथ होना चाहिए। दूसरा, ये इंडिया की सोवर्निटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करें। ठीक है, ऐसे डिसीजन ना लें जिससे इंडिया की सोवर्निटी इंटीग्रिटी हार्म हो। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर फिर उनकी ड्यूटीज़ जो हैं वो अच्छे से वो उसको करें पूरी तरीके से, और ना कि किसी के फेवर में, ना किसी के अफेक्शन में, ना किसी इलविल में, ना किसी डर से। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर ठीक है, फिर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है और लॉ को अपहोल्ड करना है उनको। ये 4 यहाँ की ओथ हैं। ठीक है, एमपीज और एमएलएस की 3 ओथ होती हैं। ठीक है, वो 3 कौन कौन सी हैं? टेलीग्राम चैनल पे भी हम ये शॉर्ट नोट्स भेजते जाते हैं। ठीक है, वो जरूर आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर एमसीक्यूज भी जाते हैं, आपको क्लास जो चल रही है उसके एमसीक्यू आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। जैसे आज ये क्लास हुई तो इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो आपको वहाँ प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स भी हम उस पर भेजते रहते हैं। देन उसका टेन्योर क्या रहता है जजेस का? यहाँ पर कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें हैं कि एक तो 65 साल तक वो जज रह सकते हैं। ठीक है, 65 ईयर तक वो जज रह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। 65 के बाद वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हाई कोर्ट के लिए 62 है। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए 65 है, और जो हाई कोर्ट है उसके लिए 62 साल रिटायरमेंट एज है। ओके, फिर ये या तो रिजाइन भी कर सकते हैं खुद। रिजाइन ये किसको करेंगे? प्रेसिडेंट को, क्योंकि अपॉइंट भी इनको प्रेसिडेंट करता है, तो रिजाइन भी ये प्रेसिडेंट को ही करेंगे। देन उसके बाद इनको रिमूव भी किया जा सकता है इम्पीचमेंट के थ्रू। ठीक है ना, तो पार्लियामेंट इनको रिमूव करती है, मतलब पार्लियामेंट इम्पीचमेंट का जो पूरा प्रोसेस है वो फॉलो होता है, और प्रेसिडेंट इनको रिमूव करते हैं। अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करते हैं, रिमूव भी प्रेसिडेंट करते हैं, बट रिमूव किसके रिकमेंडेशन पे करेंगे? पार्लियामेंट पहले रिकमेंड करेगी, एक बिल पास करेगी, देन उसके बाद ये रिमूव कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे रिमूवल ऑफ जजेस देख लेते हैं हम। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोसीजर है रिमूवल का? सबसे पहले बात है, रिमूवल के कुछ ग्राउंड्स हैं, किस रीजन से, किस रीजन से आप किसी जज को रिमूव करोगे। सिर्फ 2 रीजन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में है, एक है मिसबिहेवियर और एक है कैपेसिटी, इनकैपेसिटी। ठीक है, अगर कोई भी जज जो है वो अच्छे से बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, मिसबिहेवियर कर रहे हैं, तब उनको यहाँ से रिमूव किया जा सकता है। या वो इनकैपेबल हैं, अब वो कैपेबल नहीं है जजमेंट देने में। ठीक है, अब उनके जजमेंट्स में कैपेसिटी, जजमेंट्स में अब उनका जस्टिस नहीं दिख रहा है, या कैपेबल नहीं है वो डिसीजन लेने के, तो फिर उनको रिमूव किया जाएगा। 2 ग्राउंड्स हैं यहाँ पर, सिर्फ 2 ग्राउंड्स हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। फिर ये 2 ग्राउंड्स पहले इनको प्रूफ करना पड़ेगा, है ना, इंक्वायरी होगी कि ये 2 ग्राउंड पर वो गिल्टी है कि नहीं, जो भी जज रिमूव हो रहा है। देन उसके बाद पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी से वो मोशन को पास करेगी, और फिर प्रेसिडेंट उसको रिमूव करेंगे। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं यहाँ पर।
ठीक है, ये डिफाइन नहीं है कहीं भी मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी, ये वर्ड बस मेंशन है, डिफाइन नहीं है, ठीक है, मेंशन है। और जो प्रोसीजर है पूरा, ठीक है, देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये ट्राइब्यूनल बनेगा, ये इंक्वायरी करेगा, ठीक है ना, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी पता करने के लिए, ठीक है। ये पूरा हम प्रोसीजर यहाँ देख लेते हैं, चलिए, ये है पूरा प्रोसीजर। सबसे पहली बात तो एक मोशन आएगा, ठीक है, यहाँ पर मोशन रिमूवल मोशन रहेगा, जिसको कम से कम 100 लोग उसको साइन करेंगे स्टार्टिंग में, लोकसभा में अगर आ रहा है तो, और अगर राज्यसभा में आ रहा है तो 50 लोग उसको साइन करेंगे, ठीक है, कि हाँ हम सपोर्ट में हैं, इस पर्सन ये जज जो हैं उनको हमको रिमूव करना है, ये वाला मोशन आएगा। देन उसके बाद स्पीकर के पास वो बिल आता है, स्पीकर या चेयरमैन राज्यसभा में, ठीक है, इनके पास ऑप्शन होता है उसको वो एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट कर दें। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो बात आगे बढ़ेगी, रिजेक्ट कर दिया तो बात वहीं खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगर एक्सेप्ट कर लिया है मान लेते हैं, तो फिर एक कमेटी बनेगी, 3 मेंबर कमेटी, ठीक है, जिसमें 3 लोग रहेंगे, तीनों जजेस रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के ये तीनों जजेस रहेंगे, या फिर यहाँ पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे, है ना, ये लोग रहेंगे, 3 मेंबर कमेटी बनेगी। अब ये 3 मेंबर कमेटी अगर उनको गिल्टी पाई जाता है ना, वो पर्सन जो है वो गिल्टी पाया जाता है, तो फिर बात आगे बढ़ेगी, और अगर वो गिल्टी नहीं पाया जाता तो बात वहीं खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए मान लेते हैं बात आगे बढ़ गई है। अब यहाँ पर जो कमेटी ने बोला कि ये पर्सन गिल्टी ऑफ चार्जेस है, ठीक है, कि हाँ इनके ये मिसबिहेवियर किया इन्होंने, या इनके पास अब कैपेसिटी नहीं है जजमेंट देने की। देन अब हाउस में आते हैं मोशन, ठीक है, लोकसभा में और राज्यसभा में सेपरेट ये मोशन आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबको राज्यसभा में लोकसभा में अलग से इसको पास करना पड़ेगा मेजोरिटी से, कौन सी मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से, और राज्यसभा में भी सेम मेजोरिटी से इनको पास करना पड़ेगा। मेजोरिटी क्या है यहाँ पर, मेजोरिटी है टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है, जिस भी हाउस में, जैसे लोकसभा में 550 लोग होते हैं, ठीक है ना, तो 550 के 51% इसको सपोर्ट करें, 51% इसको सपोर्ट करें इस मोशन को, और राज्यसभा में 250 मेंबर होते हैं, तो इसके 551% लोग जो है उसको सपोर्ट करें, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो होना ही चाहिए प्लस में, ठीक है, प्लस में यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग, उस दिन कितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं और जो वोट कर रहे हैं उनकी 2/3 लोग उसमें से वो इस मोशन को सपोर्ट करें, उनकी मेजोरिटी चाहिए 2/3, है ना। तो समझ गए कितनी स्पेशल मेजोरिटी है, कितनी ज़्यादा इन यहाँ पर टफ प्रोसीजर है ये, क्योंकि पहले तो हमको पूरे हाउस के जितनी भी मेंबरशिप है, जैसे 550 यहाँ हैं, 200-250 यहाँ है, इसका मेजोरिटी चाहिए, मतलब 51% चाहिए। देन उसके बाद जो भी लोग उस दिन प्रेजेंट हैं, वोट कर रहे हैं, उतने लोगों में से 2/3 लोग सपोर्ट करें, ठीक है। तो इस तरीके से ये अगर इन लोगों ने यहाँ पर ये मेजोरिटी मिल गई तो बात आगे बढ़ेगी, और अगर ऐसे किसी ने यहाँ पर वोट नहीं किया है ना, या मेजोरिटी कम पड़ गई, तो फिर बात यहीं खत्म हो जाएगी। हम मान लेते हैं बात आगे बढ़ गई है, ठीक है, मेजोरिटी मिल गई है, देन उसके बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास वो मोशन जाएगा, और प्रेसिडेंट फिर वहाँ पर जज को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पूरा प्रोसीजर था, इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहाँ रहेगी। अभी हमने देखा दिल्ली में है, ठीक है, और सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहें तो फिर उसको कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट की यहाँ पर अप्रूवल चाहिए रहेगा, ठीक है, ओके। देन कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है, ठीक है, काम नहीं कर पा रहे हैं, ओके, तो फिर यहाँ पर कौन काम करेगा, तो उसके लिए एक पोस्ट है एक्टिंग चीफ जस्टिस की। एक्टिंग चीफ जस्टिस कब काम करते हैं, जब या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट खाली है, कोई बैठा नहीं है अभी, उसके बाद अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस दिन एब्सेंट हैं, बीमार हैं, कहीं चले गए हैं, तब फिर एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाते हैं। कौन बनाता है उसको, प्रेसिडेंट बनाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। कौन को करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से ही किसी को करेंगे, और कब करते हैं, जब सीजीआई की पोस्ट खाली होती है, या टेम्पररी टाइम के लिए एब्सेंट रहते हैं वो, या फिर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर एडहॉक जज की पोस्ट होती है। एडहॉक जज क्या होते हैं, मान लीजिए कोई सी सिटिंग होने वाली है, कोई सा केस सुनने वाले हैं, और वहाँ पर चाहिए हैं 10 जजेस, ठीक है, बेंच बन रही है मान लीजिए 10 लोगों की, तो अब 10 में से सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में 8 लोग फ्री हैं, 8 लोगों की बेंच ही बन पाएगी, तो ये 2 लोग जो एक्स्ट्रा लाएंगे वो एडहॉक बेसिस पे लाएंगे, मतलब टेम्परेरी टाइम पर हम जो नीचे के हाई कोर्ट्स हैं कहीं के भी स्टेट के, वहाँ से हम वो जजेस लेकर आएंगे, ठीक है। तो एडहॉक जज क्या होते हैं, जब भी, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पहले कंडीशन दिखा देता हूँ कि एडहॉक जज कब आते हैं, जब लैक ऑफ कोरम होता है। लैक ऑफ कोरम मतलब उतने लोग नहीं है जितने की ज़रूरत है, तब हम जो परमानेंट जज उतने नहीं है हमारे पास, तब हम क्या करते हैं, कहीं से जज लेकर आते हैं, ठीक है, टेम्पररी बेसिस पर। तो वो जज कहाँ से लाते हैं, हम हाई कोर्ट से लेकर आते हैं। तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो आते हैं, ठीक है, और पहले हमको क्या करना पड़ता है, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उससे पूछना पड़ता है, जिस भी हाई कोर्ट से हम जज लेकर आएंगे, ठीक है, हम मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो एडहॉक जज है उसको कौन अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
ठीक है। और एक्टिंग चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता था? प्रेसिडेंट। अब भी देखे जस्ट हमने, ठीक है। तो एडहॉक जजेस को सीजीआई अपॉइंट करेगा। किससे पूछेगा? पहले वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछेगा, ठीक है, और फिर प्रेसिडेंट से पूछेगा, 3 लोगों से पूछेगा। मतलब ये 3 लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो, फिर प्रेसिडेंट और सीजीआई खुद। फिर यहाँ पर ये अपॉइंट कर देते हैं उनको, और यहाँ पर जिस पर्सन को ये अपॉइंट करेंगे उस पर्सन की ड्यूटी होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट आए और फिर यहाँ पर अपने ड्यूटी निभाए, ठीक है, उसकी ड्यूटी होती है ये। ओके। फिर यहाँ पर अब आते हैं रिटायर्ड जज। मान लीजिए अब रिटायर्ड जज को हम अपॉइंट कर रहे हैं, हम मतलब सीजीआई। यहाँ पर रिटायर्ड जज को भी कौन अपॉइंट करता है? सीजीआई, ठीक है। मान लो कोई जज रिटायर्ड हो गया है, बट सीजीआई को लग रहा है कि उसकी ज़रूरत है अभी, है ना, वो पर्सन आ जाए तो काम अच्छा हो जाएगा, ठीक है, कोरम मेंटेन नहीं हो रही है, जो भी रीज़न है उसको बुलाना है रिटायर्ड जज को। तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किससे पूछेंगे? सबसे पहले तो उस रिटायर्ड जज से ही पूछेंगे कि भाई आप आना चाहते हो क्या, आप हमारी हेल्प करो, ये केस सुनना है हमको, ठीक है। उस पर्सन ने अगर कंसेंट दे दी तो फिर अच्छी बात है। फिर प्रेसिडेंट से पूछा जाएगा कि हम इन पर्सन को एज ए जज बना रहे हैं थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। रिटायर्ड जज को थोड़े टाइम के लिए जज बनाया जा सकता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की परमिशन से, उस पर्सन की परमिशन से और सीजीआई मिलकर ये किसी पर्सन को यहाँ पर जज बना सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। जब तक वो जज रहेगा तब तक वो पूरी तरीके से जज की चीज़ें इंजॉय करेगा, जज की फैसिलिटीज सारी उसको मिलेंगी, सैलरी वैलरी सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, ये सब टेम्परेरी टाइम के लिए रहते हैं ये, लेकिन है ना। इनकी सैलरी वगैरह देख लेते हैं। सैलरी इनकी कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से जाती है, ठीक है, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से जाती है। ये नॉन वोटेबल होती है, चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेट होता है, चार्ज्ड अपॉन, है ना। चार्ज्ड अपॉन का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बजट अभी हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में, तब हमने ये पढ़ लिया था, चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। इस पर डिस्कशन हो सकता है बट वोट नहीं कर सकती है पार्लियामेंट। ओके। और इनकी जो सैलरीज हैं, इनकी जो भी एडवांटेजेस हैं वो कम नहीं कर सकते हैं, है ना, रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। प्रोसीजर देख लेते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है सुप्रीम कोर्ट में, है ना। सबसे पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बना सकता है इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अगर केसेस रहेंगे तो 5 जजेस से कम की बेंच नहीं बनेगी। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल केस है, या तो एडवाइस लेना है प्रेसिडेंट को आर्टिकल 143 के अंदर, ठीक है, या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल केस है तो उसमें 5 जजेस से कम जज नहीं हो सकते हैं उस बेंच में, 5 जज मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर जो जजेस हैं उनकी कोशिश ये की जाएगी कि छोटी छोटी बेंचेस बने, 2 2 3 3 4 4 जजेस जो है अपनी अपनी बेंच बनाए और अपने अपने केस सुने। बहुत बड़ी बड़ी बेंचेस ना बने, है ना। मतलब अगर कोई केस को सुनना है तो बड़ी बेंच सिर्फ जब ही बने जब ज़रूरत है ना। जनरली 2 जज या 1 जज की बेंच बने और वो अपने केसेस सुनती जाए। इससे क्या होगा, इससे काम अच्छे से हो पाएगा, इफेक्टिवली डिवीजन ऑफ लेबर अच्छे से रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है इधर पर। देन उसके बाद ये ओपन कोर्ट में जजमेंट होनी चाहिए, सीक्रेटली कोई जजमेंट्स ना हो, ठीक है। ये प्रोसीजर है, ठीक है, कि सीक्रेटली जजमेंट्स नहीं देनी है जब तक कि ज़रूरत नहीं है। कहीं कहीं पर ज़रूरत रहती है लेकिन यहाँ जनरली ओपन होनी चाहिए। फिर जो भी डिसीजन होता है, ये बहुत मैन है, जो भी डिसीजन होता है, जो भी जजमेंट्स बनती हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट में जो भी जजमेंट्स आती हैं, इंप्लीमेंट होती हैं, वो मेजोरिटी के बेसिस पे होती है। मेजोरिटी क्या बोल रही है, मान लीजिए यहाँ पर 5 जज बैठे हैं, 3 जज फेवर में है और 2 जज अगेंस्ट में है, तो वो 3 जज की बात मानी जाएगी क्योंकि मेजोरिटी उनके पास है। ये 2 जज का जो डिसेंटिंग ओपिनियन रहेगा यहाँ पर, ये डिसेंटिंग ओपिनियन रहेगा, मतलब कि इन्होंने डिसेंट किया है, इन्होंने फेवर में नहीं थे, ये अगेंस्ट में थे, तो उनके रीजन सुना जाएगा, वो लिखा जाएगा जजमेंट्स में, इनके रीजन भी लिखे जाएंगे। लेकिन जो डिसीजन फाइनल डिसीजन रहेगा वो मेजोरिटी का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिसीजन ऐसे होते हैं, मतलब कंसेंसस से यहाँ डिसीजन नहीं लिए जाते हैं या मेजोरिटी से लिए जाते हैं, ठीक है। और ये सब पर बाइंडिंग रहेंगे सारे कोर्ट्स पर, जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेगा। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंस कैसे मेंटेन करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि इंडिया में क्या है, इंडिया में चेक एंड बैलेंस सिस्टम है, सेपरेशन ऑफ पावर है। मतलब यहाँ पर मान लीजिए हम एग्जीक्यूटिव रख लेते हैं, यहाँ पर लेजिस्लेचर है और ये जुडिशरी है, तो ये आपस में एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, ठीक है, और एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। आप मतलब ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस कैसे मेंटेन होती है? सबसे पहली बात तो इनको जो अपॉइंट करते हैं वो प्रेसिडेंट जरूर करते हैं, ये एग्जीक्यूटिव में आता है प्रेसिडेंट, बट इनको कंसल्ट करना पड़ता है जुडिशरी से ही। जो जुडिशरी जिनका नाम देगी, जिन जजेस का, उन्हीं को ही अपॉइंट कर पाएंगे, ठीक है, मन से नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस मेंटेन हो जाएगी अपॉइंटमेंट में, ठीक है। देन उसके बाद टेन्योर में ये बहुत आसानी से रिमूव नहीं हो सकते। अभी हमने रिमूवल देखा, कितना टफ है इनका रिमूव करना इनको, ठीक है। तो रिमूवल इनका आसान नहीं है, तो यहाँ पर ये बिना किसी डर से अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर फिक्स्ड सर्विस कंडीशन है। इनकी जो सर्विस कंडीशन है एक बार जो डिसाइड हो जाएंगी फिर वही रहेंगी, उससे कम नहीं हो सकती हैं। इनके अपॉइंटमेंट होने के बाद इनकी सर्विस कंडीशन कम नहीं कर सकता है कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस मेंटेन रहेगी। इनकी सैलरी है, अलाउंसेज हैं, इन पर कोई भी वोट नहीं होगा, इनको कोई कम नहीं कर सकता है। ये सीधा चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होती हैं, मतलब ये मिलना ही है इनको,
इनको कोई कैंसिल रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस मेंटेन है। फिर इनके कंडक्ट को कोई डिस्कस नहीं कर सकता है पार्लियामेंट में, कोई भी एमपी, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनको लोकसभा या राज्यसभा में डिस्कस नहीं कर सकता है, इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकता है, इनकी जजमेंट्स के ऊपर बहस नहीं कर सकता है, ठीक है। इससे क्या रहता है, ये क्रिटिसिज्म से बचे होते हैं, अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। ये हम कई बार देखते हैं ना, किसी के हम अगर बहुत आलोचना कर रहे हैं, बहुत बुराई कर रहे हैं, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है फिर, तो ये इससे बचाने के लिए इनका ये। लेकिन एक एक केस होता है जब इनका इम्पीचमेंट होता है, मतलब जब कोई जज को रिमूव कर रहे हैं ना, उस टाइम पर उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं कि ऑब्वियसली उस टाइम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस जज को रिमूव कर रहे हैं तो उसके बारे में वहाँ पर डिस्कशन होना ही चाहिए। तो सिर्फ एक केस रहता है इम्पीचमेंट मोशन के अलावा इनके बारे में पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं होता है, ठीक है। फिर इनका जो ज्यूरिडिक्शन है वो कम नहीं कर सकते हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन है उसको सिर्फ बढ़ाया ही जा सकता है पार्लियामेंट के थ्रू, उसको कम नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये रिटायरमेंट के बाद इनकी कोई प्रैक्टिस में मतलब बैन है, इनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, ये गवर्नमेंट के साथ काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ताकि ये फेवर में ना आए किसी के, बट ये बहुत ही वॉयलेट होता है ये प्रिंसिपल, और ये बहुत ही डिस्प्यूटेड प्रिंसिपल है यहाँ पर, क्योंकि हमने बहुत देखा कि रिटायर होने के बाद जो चीफ जस्टिस होते हैं या जजेस होते हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नर बना दिए जाते हैं, या तो ठीक है किसी स्टेट के गवर्नर बना दिए जाते हैं, या किसी कमेटी के हेड बना दिए जाते हैं नेशनल कमीशंस के, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। यहाँ पर ये अपना कंटेम्प्ट को पनिश कर सकते हैं, मतलब अगर कोई पर्सन इनका, अभी हम कंटेम्प्ट को आगे देखेंगे जस्ट है ना इसके नीचे, कंटेम्प्ट अगर इनका कोई बुराई कोई इनको डिस्टर्ब कर रहा है या अननेसेसरी क्रिटिसिज्म है कर रहा है कोई इनका, तो ये उसको पनिश कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम इसको अच्छे से समझेंगे अभी। फिर यहाँ पर ये अपना खुद का स्टाफ खुद अपॉइंट करते हैं, है ना। इनका जो स्टाफ होता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, तो वो ये CGI खुद अपॉइंट करते हैं, ठीक है। फिर सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 क्या है, डीपीएसपीस का, ठीक है। तो वो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव है, ठीक है ना। ये मेंटेन करते हैं इंडिपेंडेंस। अब यहाँ ज्यूरिडिक्शन देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या ज्यूरिडिक्शन है। सबसे पहली चीज, इसके पास कुछ ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन है, ठीक है ना। दो चीज है ये, एक एक्सक्लूसिव है, एक ओरिजिनल है। एक्सक्लूसिव मतलब ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, और ये ज्यूरिडिक्शन किसी कोर्ट के पास नहीं है इंडिया में। कौन सा, फेडरल डिस्प्यूट को लेकर, और इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। सिर्फ ये दो ऐसे ज्यूरिडिक्शन हैं, ऐसे केसेस हैं जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, बाकी कोई कोर्ट नहीं सुन सकता है, ठीक है। फेडरल डिस्प्यूट क्या होते हैं, जब भी कोई सेंटर या स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स आते हैं, ठीक है, उनको हम फेडरल डिस्प्यूट बोलते हैं। इसमें लॉ की बात होनी चाहिए, ना कि पॉलिटिकल मैटर यहाँ पर नहीं होते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल मैटर यहाँ से एक्सक्लूडेड है। पॉलिटिकल मैटर अपने लेवल पर संभालो, यहाँ पर सिर्फ लॉ के बारे में अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो बात की जाएगी फेडरल डिस्प्यूट में। फिर इलेक्शन डिस्प्यूट अगर कुछ है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को लेकर, तो ये भी क्योंकि फेडरल डिस्प्यूट में आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या नहीं इंक्लूड है ये जरूर देख लो एक बार, है ना। ये ऐसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि है ना, जब आपको पता रहेगा कि क्या नहीं है तो आसान रहेगा। सबसे पहले बात, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है वो ये हैंडल नहीं करता है सुप्रीम कोर्ट, ये एक अलग से बॉडी है। इंटर स्टेट काउंसिल है, ठीक है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट काउंसिल बॉडी है, बहुत है इसके लिए डिस्प्यूट हैंडल करने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड कोई मैटर नहीं सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। कोई भी एक्सपेंसेस को लेकर, मनी को लेकर कोई भी मैटर नहीं सुनेगा, ठीक है। मनी के लिए क्योंकि यहाँ पर जीएसटी काउंसिल में बात कर लो, या फिर ये फाइनेंस कमीशन में बात कर लो, या अलग से अपनी बॉडी बना लो, इंटर स्टेट काउंसिल में बात कर लो, ठीक है। फाइनेंस से रिलेटेड नहीं देखेंगे। ऑर्डिनरी डिस्प्यूट जो कि कमर्शियल नेचर के, वो भी नहीं सुनेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद डिस्प्यूट जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट से बने हैं, ठीक है ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पहले वाले जो भी डिस्प्यूट रहे हैं वो भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल या एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन में नहीं आएगा, नहीं सुनेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एडवाइस जरूर ले सकते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की इस मैटर में, लेकिन ऐसा कोई जजमेंट नहीं दे सकता सुप्रीम कोर्ट इसमें, ठीक है ना। इंटरफेयर नहीं करेगा, ये पार्लियामेंट खुद डिसाइड करेगा। पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट ये मिलकर डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, इनमें अगर कुछ इधर पे डिस्प्यूट है तो, या कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, कोई भी ट्रीटी जिसमें बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट इसके बाहर है, सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन इस पर नहीं लगता है, तो ऐसे कोई केसेस में वो सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिडिक्शन नहीं दे सकता अपना, ठीक है। समझे ये चीज़, अच्छे से पढ़ लेना एक बार। रिट ज्यूरिडिक्शन हमने पढ़ा ही है, ठीक है। रिट ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, आर्टिकल 32 में है 5, ये हीबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, कोवारंटो, सर्सरी, ठीक है, ये होते हैं। ये हमने अच्छे से पढ़े हैं फंडामेंटल राइट्स में, एक बार देख लेना वीडियो आप वो वाली। और यहाँ पर ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होते हैं, ठीक है ना। ये जो है आर्टिकल 32 के अंदर ये रिट ज्यूरिडिक्शन, ये ओरिजिनल है, ये एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव क्यों नहीं है, क्योंकि ये हाई कोर्ट के पास भी होते हैं आर्टिकल 226 के अंदर।
आर्टिकल 226 के अंदर ये रिट ज्यूरिडिक्शन जो है वो हाई कोर्ट के पास भी है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। तो ये ओरिजिनल है, मतलब ओरिजिनल इन द सेंस कि कोई पर्सन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आ सकता है, जरूरी नहीं है उसे प्रोसेस फॉलो करनी पड़े कि पहले हाई कोर्ट जाए फिर सुप्रीम कोर्ट जाए, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आ सकता है, इसलिए उसको ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन बोलते हैं, है ना। ओके, रिट्स वाला अपीलेट ज्यूरिडिक्शन देखिए यहाँ पर ये है अपील, है ना, इसमें डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं, ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के बाहर है, मतलब ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट कोई पर्सन नहीं जा सकता है, वो अपील के थ्रू जा सकता है। कैसे? अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और हाई कोर्ट उसको सर्टिफाई करता है कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और इस पे सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेना चाहिए, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। तो ये हाई कोर्ट बताएगा, तब ये पर्सन, कोई भी पर्सन जो इसमें केस में होगा वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट मतलब अपील के थ्रू। देन उसके बाद सिविल मैटर्स में अगर हाई कोर्ट यहाँ पर सर्टिफाई करता है तब फिर जाता है कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट बाय अपील, ठीक है, हाई कोर्ट यहाँ कर रहा है। क्रिमिनल केसेस में 3 केसेस हैं, 1 2 3। पहला तो यही है, हाई कोर्ट सर्टिफाई कर देगा तो चला जाएगा पर्सन अपील के थ्रू, या फिर एक केस में ये है कि अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट ने किसी पर्सन को कन्विक्ट किया था, ठीक है ना, ओके, लेकिन जो हाई कोर्ट है उसने उसको फिर से सजा सुनाई और सीधा डेथ की सजा सुना दी, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है? किसी भी कोर्ट ने, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने किसी पर्सन को कन्विक्ट किया, ठीक है, वो उधर केस चल रहा था, लेकिन हाई कोर्ट ने वो केस अपने पास ले लिया और उसको फांसी की सजा सुना दी, तो ऐसा पर्सन फिर अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है। या फिर किसी भी कोर्ट ने, ठीक है, किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट ने किसी पर्सन को छोड़ दिया, दोष मुक्त कर दिया, ठीक है, एक्विटल कर दिया, लेकिन फिर हाई कोर्ट ने क्या किया? उसको सेंटेंस कर दिया, डेथ की सजा सुना दी। पहले मतलब लोअर कोर्ट ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन जब केस जो है वो हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट ने उसे डेथ की सजा सुना दी, सीधा फांसी की सजा दे दी, तो फिर ऐसे केस में वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट अपील करके जा सकता है। मतलब ये दोनों डेथ वाले केसेस हैं, इसमें वो पर्सन जो है वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में बिना हाई कोर्ट के सर्टिफिकेशन के। यहाँ तो हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा, यहाँ भी हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा, लेकिन इन दो केस में हाई कोर्ट का सर्टिफिकेशन जरूरी नहीं है, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर स्पेशली मैंने आपको बताया था आर्टिकल 136 में है, ये बहुत स्पेशल पावर है। इसमें सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने डिस्क्रिप्शन पे, खुद के डिस्क्रिप्शन पे वो किसी भी पर्सन को बुला सकता है, किसी भी पर्सन की अपील जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है बिना इन रीजंस के, ठीक है ना। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, ये रेयरली यूज करते हैं, ठीक है ना, और ये बहुत वाइड पावर है, किसी भी अपील को वो सुन सकता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, आर्टिकल 143, प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से 2 केसेस में, ठीक है। एक तो कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई केस है, लॉ का कोई मैटर है, ठीक है, तो उसमें जो एडवाइस अगर देना है सुप्रीम कोर्ट को तो वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एडवाइस सुप्रीम कोर्ट जरूर ही दे। किस मैटर में? नॉर्मल क्वेश्चन ऑफ लॉ है या फिर पब्लिक इंपॉर्टेंस की कोई बात है। दूसरा केस है जिसमें कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट है, उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, उससे रिलेटेड कोई एडवाइस प्रेसिडेंट मांग रहा है सुप्रीम कोर्ट से, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को बाइंडिंग रहता है कि उसको जरूरी है एडवाइस देना, क्योंकि ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, इसमें सबकी सहमति से बात हो, ठीक है, सबका चाहते हैं क्या एडवाइस सुप्रीम कोर्ट दे रहा है ये पता होना चाहिए, तो यहाँ पर बाइंडिंग है। ये वाले में बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा क्वेश्चन है मान लीजिए जो नहीं बोलना चाहिए, जो पब्लिक में नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिस पर जजमेंट्स या एडवाइस नहीं दे सकता सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर ऑप्शनल रहता है, यहाँ पर देना ना देना सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है, लेकिन यहाँ पर उसको एडवाइस देनी ही पड़ेगी। देन उसके बाद ये दोनों केसेस में जो भी एडवाइस रहेगी वो बाइंडिंग नहीं रहेगी प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि ये एडवाइस है, ठीक है, एडवाइस है मतलब सिर्फ ऑप्शनल है, ये माने तो माने, ना माने तो ना माने, ठीक है। 143 के अंदर ये आता है, इसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो रहते हैं वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और वो पूछते हैं ये चीज़ें, ठीक है, एडवाइस वो लेते हैं, ओके। और दूसरे क्या ज्यूरिडिक्शंस हैं वो देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, जैसे कि आपको बताया था, ये अपने जो भी जजमेंट्स होते हैं ये लीगली इफेक्ट में रहते हैं उसके, है ना, ये एविडेंस की तरह काम करते हैं, लॉ की तरह काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स। और इसी कॉन्सेप्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास आती है पनिश करने की पावर, कंटेम्प्ट को। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो इस वाले प्रिंसिपल के अंदर आता है, ठीक है। अगर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं होता सुप्रीम कोर्ट तो फिर वो अपने कंटेम्प्ट को पनिश भी नहीं कर सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को पनिश करने की जो पावर है वो इस प्रिंसिपल के अंदर आती है, ठीक है।
यहाँ पर जरूरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट सिर्फ खुद के कंटेम्प्ट को पनिश करे, वो हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट को भी पनिश कर सकते हैं। मतलब किसी पर्सन ने अगर हाई कोर्ट का भी कंटेम्प्ट किया है, हाई कोर्ट में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ भी पनिशमेंट इशू कर सकता है। या मान लीजिए सबॉर्डिनेट कोर्ट को कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो भी सुप्रीम कोर्ट उसमें पनिश कर सकता है किसी पर्सन को। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो खुद के कंटेम्प्ट के लिए पनिश करे, वो दूसरे कोर्ट के लिए भी पनिश कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कंटेम्प्ट कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के कंटेम्प्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है सिविल कंटेम्प्ट, एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट में क्या होता है कि कोई ऑर्डर दिया है ना, सुप्रीम कोर्ट ने किसी को, और वो पर्सन वो ऑर्डर नहीं मान रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिसोबीडियंस है, वो बात नहीं मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स नहीं मान रहा है कोई, तो वो सिविल कंटेम्प्ट है। फिर आता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। इसमें क्या होता है कि कोई पर्सन जानबूझकर डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर वो स्कैंडलाइज कर रहा है, कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर कर रहा है, ऐसी कोई पब्लिकेशन, ऐसा कुछ चीज़ें वो पब्लिश कर रहा है जिससे सुप्रीम कोर्ट की जो अथॉरिटी है वो कम हो रही है, लोगों का ट्रस्ट कम हो रहा है सुप्रीम कोर्ट पर, है ना, अननेसेसरी है, ये कोई फैक्चुअल नहीं है, या फिर ये कोई ट्रू चीज़ नहीं है। अगर ट्रू है तब ये कंटेम्प्ट नहीं लग सकता, अगर कुछ सच है तो तब ये कंटेम्प्ट नहीं लग सकता। लेकिन अगर वो बहका रहा है, ठीक है, और रूमर्स फैला रहा है कोई पर्सन ज़बरदस्ती, तो फिर वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आता है। मतलब ये एक एक्टिव एक्शन है और ये पैसिव एक्शन है। पैसे मतलब उसको कुछ करने को बोला था, वो कर नहीं रहा है यहाँ पर कोई पर्सन, तो ये सिविल केस हो गया। यहाँ पर वो सामने से ही डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो गया। ओके, और कुछ यहाँ पर आगे ऊपर देख लेते हैं अभी वाला। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू वाला पता ही है सबको, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, किसी भी किसी भी लॉ को, किसी भी एक्शन को, एग्जीक्यूटिव को, है ना, वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक कर सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो वायलेट नहीं हो रहा है इस लॉ से, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेट ना हो। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका रिवाइजरी जुरिडिक्शन का क्या मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जो भी जजमेंट्स हैं उसको रिवाइज कर सकता है, अपने जो भी उसने डिसीजंस दिए हैं उनको वो रिव्यू कर सकता है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं रिव्यू पेटिशन देना पड़ता है किसी पर्सन को, कि अगर कोई जजमेंट आई है, ठीक है, वो जजमेंट किसी को पसंद नहीं आई है, जैसे हाई कोर्ट से कोई पर्सन कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का भी कोई किसी को डिसीजन अगर पसंद नहीं आया है, या उसको लग रहा है कि डिसीजन रिव्यू होना चाहिए, तो वो रिव्यू पिटीशन इशू करेगा, रिव्यू पिटीशन देगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट फिर अपना जजमेंट को रिव्यू करेगा कि उसकी जजमेंट सही है कि नहीं है ना। और अगर रिव्यू पिटीशन को भी रिव्यू करना है, मान लीजिए एक बार जजमेंट आई, उसको रिव्यू भी कर लिया, लेकिन अब फिर से रिव्यू करना है, तो उसको बोलते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। ठीक है, उसको वो क्या बोलते हैं, क्यूरेटिव पिटीशन। मतलब रिव्यू पिटीशन को भी रिव्यू करना है तो उसको क्यूरेटिव पिटीशन के थ्रू रिव्यू किया जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ समझ आ गई आपको। अब यहाँ पर देखते हैं अदर पावर्स में, देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो हाईएस्ट कोर्ट होता है। ठीक है, हाईएस्ट कोर्ट होता है ना, इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को जो इंटरप्रेट करेगा वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ होता है इंडिया में ये। ओके, इसकी जजमेंट सब पर बाइंडिंग रहेंगी, ये सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, और इंक्वायरी ऑफ कंडक्ट करवा सकता है। ठीक है, मतलब चेयरमैन और मेंबर जो होते हैं यूपीएससी के, है ना, उनके लिए ये इंक्वायरी कर सकते हैं। मतलब अगर यूपीएससी के जो चेयरमैन या मेंबर, उनके ऊपर कोई केस है, कोई सा भी एलिगेशंस लग रहे हैं, तो उनको कौन इंक्वायर करता है, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायर करता है। और अगर इंक्वायरी में उन्होंने गिल्टी पा लिया इन लोगों को, तो फिर प्रेसिडेंट के पास यहाँ पर बाइंडिंग रहता है ना, प्रेसिडेंट को ये चीज़ करनी पड़ती है कि उनको हटाना ही पड़ता है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं रहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी की और अगर वो लोग दोषी निकल गए, गिल्टी निकल गए, तो प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन नहीं होता है कि वो उनको छोड़े, है ना, उनको रिमूव करना ही पड़ेगा। ये बाइंडिंग होता है अगर एक बार इंक्वायरी में वो लोग गिल्टी निकल गए तो। फिर कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कराना भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आर्टिकल 142 के अंदर हमने देखा। ठीक है, अब यहाँ पर एडवोकेट्स रहते हैं। देखो, सारे एडवोकेट्स जो हैं वो काम नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में, कुछ एडवोकेट्स ही हैं जो डेजिग्नेट किए जाते हैं। ठीक है, जिसको कौन, सुप्रीम कोर्ट खुद डेजिग्नेट करेगा, सुप्रीम कोर्ट डेजिग्नेट करेगा, हाई कोर्ट डेजिग्नेट करेगा, या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से डेजिग्नेशन मिलेगा ऐसे सीनियर एडवोकेट्स को। ठीक है, वो लोग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में काम कर सकते हैं। और सीनियर एडवोकेट के साथ हमेशा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, मतलब ये वाले हमेशा साथ होने चाहिए। सीनियर एडवोकेट्स कभी भी अकेले काम नहीं कर सकते हैं, उनके साथ हमेशा, है ना, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जरूर होना चाहिए। ठीक है, और फिर आते हैं अदर एडवोकेट्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि ये क्या है। अब हम कंपैरिजन देख लेते हैं, है ना, इंडियन सुप्रीम कोर्ट और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ पर ये फेडरल केस सुन सकते हैं,
ठीक है, सिर्फ यहाँ पर फेडरल केस सुन सकते हैं। यहाँ पर फेडरल केसेस के साथ साथ नेवल फोर्सेस, मैरीटाइम एक्टिविटीज़ और एम्बेसडर वाले केसेस भी अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। तो अमेरिका का थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा पावर है ना। फिर यहाँ पर अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, यहाँ पर अपील के लिए अलग अलग केस हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अपील आ सकती है सुप्रीम कोर्ट में, सिविल अपील आ सकती है और क्रिमिनल अपील भी आ सकती है। लेकिन जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अपील सुनी जाती है। तो यहाँ पर पावर किसके पास ज़्यादा है? इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के पास। फिर यहाँ पर एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है आर्टिकल 143 में, हमने देखा प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकता है, यहाँ वो नहीं है। ओके, फिर जुडिशियल रिव्यू यहाँ पर किस तरीके से होता है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये प्रिंसिपल है। और यहाँ का जो जुडिशियल रिव्यू है वो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? लेजिस्लेचर, उस पर रिव्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो लॉ बना रही है पार्लियामेंट वो एक प्रोसीजर से अगर वो पूरा बना रही है, मतलब जिस मेजोरिटी से जो लॉ पास होना चाहिए अगर वो हो रहा है उस मेजोरिटी से पास, तो उस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं। फिर भले ही लॉ का इंटेंशन गलत हो, लॉ की जो कोर वैल्यूज हैं वो गलत हों, लेकिन अगर वो सही तरीके से पास हुआ है तो उस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकता, उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। ये पहले था। ठीक है, फिर इसमें क्या है इसको समझ लेते हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये समझा जाता है कि जो लॉ है वो सही बना है कि नहीं। एक तो प्रोसीजर फॉलो हुआ है या नहीं ये तो देखा जाएगा, लेकिन ये भी देखा जाएगा कि इसकी जो इंटेंशन है लॉ के, जो लॉ का जो नीड है वो है भी कि नहीं, वो इंटेंशन सही है कि नहीं, उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, लॉ की जो वैल्यूज़ है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, ये भी देखा जाएगा। तो पहले इंडिया में 1975 तक ये नहीं था, है ना, सिर्फ अकेला ये वाला प्रोसीजर फॉलो करते थे। लेकिन 1975 में मेनका गांधी केस होता है। मेनका गांधी केस में फिर बताया जाता है कि ये वाला प्रिंसिपल भी हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अब इंडिया में ये दोनों प्रिंसिपल फॉलो होते हैं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। 1975 के बाद जो मेनका गांधी केस हुआ था उसके बाद से दोनों हो गए हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब अब इंडिया में ऐसा है कि सिर्फ लॉ के बाद वाली चीज़ पर तो रिव्यू होगा ही होगा, जो लॉ बना है वो सही है कि नहीं ये भी रिव्यू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है, नहीं समझे हैं तो आप बताइए कमेंट में कि ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है या कोई सा भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो वो हम वहाँ पर आपको समझा देंगे। नहीं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको इंक्वायरी के लिए आपकी कोई भी क्वायरीज हैं उसके लिए आपको ऑप्शन अवेलेबल है, वहाँ आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ज्यूरिडिक्शन चेंज में देखिए यहाँ पर पार्लियामेंट चाहे तो यहाँ पर ज्यूरिडिक्शन को कम ज़्यादा कर सकती है, कम तो नहीं कर सकती, ज़्यादा कर सकती है। यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा ज्यूरिडिक्शन में, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स करके रखा है। ये अमेरिका में, ठीक है ना, यूएसए में फिक्स है, इंडिया में इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, फिर सबॉर्डिनेट को कंट्रोल करते हैं इंडियन जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर जो फेडरल कोर्ट है वो बिल्कुल अलग है, फिर जो स्टेट कोर्ट्स हैं वो अलग हैं, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से पूरी तरीके से। ठीक है, एक दूसरे पे कंट्रोल नहीं है उनका। यहाँ पर क्योंकि यूनिफाइड है, यहाँ पर सेग्रीगेटेड है। ठीक है ना, यहाँ पर फेडरल प्रिंसिपल फॉलो होते हैं इसलिए ऐसा है, और यहाँ पर यूनिफाइड है। यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर स्पेशल लीव की 136 आर्टिकल 136 देखा हमने अभी, सॉरी आर्टिकल 136 देखा अभी हमने, स्पेशल लीव के थ्रू यहाँ पर अपील सुन सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है अमेरिका में। ठीक है, तो बस यहाँ पर ये चीज़ है। अब यहाँ पर कुछ अदर कंट्रीज़ में हम देख लेते हैं कंपैरिजन कि इंडिया में जो जजेस हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है कलेजियम सिस्टम के थ्रू। ये देखिए कलेजियम सिस्टम जो कि 1993 में एस्टेब्लिश हुआ था, मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया 1993 में कलेजियम सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ था। इंडिया में ऐसे होता है, यूके में 5 मेंबर का पैनल बनता है, वो सिलेक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। ठीक है, 5 मेंबर का पैनल। और यूएस में प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है। ठीक है, ओके, और फिर वो सेनेट कन्फर्म करे उसको, है ना, ये प्रोसीजर है। देन उसके बाद जर्मनी में यहाँ पर कुछ जज रहते हैं वो एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं, कुछ जजेस को लेजिस्लेचर, मतलब 50-50 कर लेते हैं ये लोग कि 50 लोग हम 50 मतलब जितने 50% मेंबर्स हमारे रहेंगे जुडिशरी में, ये एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, फिर 50% मेंबर लेजिस्लेचर के रहेंगे। ये एक यूनिक ही है एकदम। ठीक है, फिर यहाँ पर साउथ अफ्रीका में भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, कमीशन बनाता है यहाँ पर अफ्रीकन जुडिशियल सर्विस कमीशन, उसकी रिकमेंडेशन पर यहाँ पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जजेस को। तो ये सारी कंट्रीज़ के हमने देख ली प्रोसीजर्स कैसे हैं। ठीक है, मेंस में अच्छा खासा काम आ जाएगा। अब बच रहा है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को अब हम कल करेंगे। ठीक है,
आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है, तो बताएं कि हाँ अच्छे से समझ में आ गया है, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई ये भी बताएं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो उनको प्रैक्टिस कर लें, जितना हो सकता है उतनी प्रैक्टिस करें, ठीक है, जितना हो सकता है उतने टेस्ट लगाएं। प्रैक्टिस से ही चीज़ें होती हैं, पढ़ने से कुछ नहीं होता है। पढ़ना तो एक लेवल तक ठीक है, एक तरीके ना एक स्टेज तक आपको आगे बढ़ा देगा पढ़ना, लेकिन फिर उसके आगे अगर आपको जाना है तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए जितनी हो सकती है उतनी ज़्यादा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।